अच्छा, अगर आप उबलते हुए दूध में चाय पत्ती के दाने जो है एक एक करके डालते हैं और ये प्रोसीजर जो है आप 1,00,000-2,00,000 बार रिपीट करते हैं तो होगा क्या, जो वाइट मिल्क है पहले वो ब्राउन में टर्न हो जाएगा। और अगर आप इस साइक्लिक प्रोसीजर को और ज़्यादा बार रिपीट करते हैं तो ये भी हो सकता है कि जो वाइट मिल्क था वो ब्लैक में टर्न हो जाए। तो जब आपने इस साइक्लिक प्रोसीजर को जो है रिपीट किया बार बार तो आपने देखा जो फिजिकल स्ट्रक्चर था मिल्क का वो दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। ब्राउन पहले ब्राउन में हुआ, फिर ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही क्या होता है कि अब अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में एक एलिमेंट को बार बार उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते जाएं तो एक नया स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है जिसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। तो बस आज हम लोगों ने यही डिस्कस करना है कि साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं और कंपटीशन के पर्पज़ के लिए ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए इस लेक्चर में। ओके, सो हेलो एवरीवन, अब हम लोग डिस्कस करते हैं साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है। तो जैसे हम लोग ऐसा कहते हैं कि कोई एलिमेंट हमारे पास ए गिवन है और जो है हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो सपोज हमारे पास एक ग्रुप जी हमें गिवन है, तो लेट जी बी ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी स्टार, और आप डॉट भी ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन ले सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लिकेशन ही हम लोग लेते हैं, बी ए ग्रुप। और सपोज ऐसी कोई कंडीशन है कि जो ये जी ग्रुप है इसका जो एवरी एलिमेंट है जी कुड बी रिटन एज सम एलिमेंट ए टू द पावर आई फॉर सम इंटीजर आई, राइट। मीन्स हम ये कह रहे हैं कि जो ये हमारा ग्रुप था जी, इसमें कोई भी हमने टिपिकल एलिमेंट लिया स्मॉल जी, तो ये एक एलिमेंट ए टू द पावर आई की फॉर्म का है, वेर ये ए बी जो है ये फिक्स एलिमेंट है, ए बिलोंगिंग टू जी इज फिक्स्ड, दिस इज सम फिक्स्ड एलिमेंट इन जी। सो इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज पावर ऑफ ए। या हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये जी ग्रुप हमारा है इसमें जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के होंगे, फिर जैसे हो सकते हैं ए टू दी पावर 2, ए टू दी पावर 3, सो ऑन, इस तरीके से। तो वही चीज़ जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने कहा ए एलिमेंट को हम बार बार ऑपरेट करवाते जा रहे हैं तो वो इस तरीके की फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप था तो ए स्क्वायर ए क्यूब में लिखते जा रहा हूँ। तो ये साइक्लिक प्रोसीजर चलता रहेगा। अब हमारे पास दो केसेस हैं, या तो ये होगा कि आफ्टर सम पर्टिकुलर ऑपरेशन ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देगा, मीन्स ये हो सकता है कि ए स्क्वायर ए क्यूब और चलते चलते कहीं पर ए टू दी पावर एन जो है वापस ए में आ जाए, तो ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया। मीन्स ए इज रिटर्निंग बैक टू इटसेल्फ। तो इस केस में क्या हुआ हमारे पास, केस में हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो जब कभी किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो पर्टिकुलरली एक एलिमेंट से जनरेट हो रहे होते हैं या एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवा के हम बना रहे होते हैं उस ग्रुप को, तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं साइक्लिक ग्रुप। तो ये हमारी डेफिनेशन बन गई साइक्लिक ग्रुप की। एंड जो मैंने यहाँ पे दो टाइप के साइक्लिक ग्रुप बनाए हैं, एक तो ये वाला जिसमें तो ये कभी एंड नहीं हो रहा है, और दूसरा वाला ये है कि जब ये वापस रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो ऐसे ग्रुप को तो हम कहेंगे इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और ये जो हमारे पास जब रिपीट होना शुरू हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, या यूं कहिए कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, राइट। तो इस तरीके से हम लोग साइक्लिक ग्रुप को बनाते हैं। तो ये सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट था साइक्लिक ग्रुप के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स बीएससी में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब मैं कुछ थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ भी जो है आपको बताऊंगा, प्रूफ भी हम उनको साथ ही साथ करते रहेंगे। बाकी जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि थ्योरम्स के बिटवीन जो हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उससे आपकी मैथमेटिकल स्किल इम्प्रोवाइज होती हैं, जो आपको हेल्प करते हैं कंपटीशन में।
तो अब थ्योरम्स क्या क्या है हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है जी हमारा साइक्लिक ग्रुप है ना। तो अगर हम इसके सब ग्रुप के बारे में बात करें तो हम देखेंगे क्या इसका जो सब ग्रुप है वो साइक्लिक है। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी यही है कि सब ग्रुप ऑफ एवरी साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक। तो फर्स्ट थ्योरम हमारी इस तरीके से आ जाएगी, थ्योरम फर्स्ट, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज ऑल्सो साइक्लिक, इज ऑल्सो साइक्लिक। अब इसे हमने प्रूफ कैसे करना है, तो सिंपल सा प्रूफ है हमारे पास। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी में है, वो इस लेक्चर को देख रहे होंगे, तो दैट्स वाई मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ। तो लेट हम कंसिडर करते हैं कि H एक सब ग्रुप है सपोज G का, और G हमारा साइक्लिक है। अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि H भी जो है साइक्लिक है। अब ये बात तो श्योर है क्योंकि G में तो सपोज हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है G हमारा साइक्लिक था A की वजह से, या A से जनरेट हुआ था, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हमने कि G जनरेटेड बाय A। तो इसका मतलब G में A की जो है इंटीग्रल पावर्स थी सारी की सारी, और जब H G का सब ग्रुप है तो कुछ इंटीग्रल पावर ऑफ A जो है H में चली जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज A टू दी पावर I टाइप के जो एलिमेंट हैं वो H में बिलोंग करेंगे, वेयर I बिलोंग्स टू सम सेट ऑफ इंटीजर, मीन्स कुछ इंटीजर्स के लिए A टू दी पावर I जो है H में चले जाएगा। अब आपने समझना है क्योंकि हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर है वो कंप्लीटनेस को फॉलो करते हैं और कंपेरेबल होते हैं हमेशा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर A टू दी पावर I के एलिमेंट जैसे H में चले गए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई A की लीस्ट पावर H में जरूर होगी। तो हम ये करते हैं, लेट M बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A टू दी पावर M जो है H में बिलोंग कर रहे हैं, राइट। बस अब हमने क्लेम करना है, वी क्लेम है कि जो ये H है हमारा ये जनरेट हो रहा है A टू दी पावर M से। ये हमें अब प्रूफ करना है। इफ़ वी कैन प्रूफ इट वी विल बी डन विद द थ्योरम। सो करेंगे कैसे इसको प्रूफ। अब हम इस H में एक टिपिकल एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो टिपिकल एलिमेंट A टू दी पावर M के कुछ पावर में आ रहे हैं। सो मैं लेट करता हूँ कि ठीक है भाई A टू दी पावर I जो है वो H में बिलोंग कर रहे हैं, और यहाँ मैं ये प्रूफ करूँगा कि A की पावर I जो है A टू दी पावर M से बना हुआ है। अब इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन लेम्मा या डिवीजन एल्गो का यूज करेंगे। तो डिवीजन लेम्मा हमारा क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास A टू दी पावर I था, क्योंकि I भी हमारा इंटीजर था, तो I इज़ एन इंटीजर और M भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर था, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट A टू दी पावर M जो है H में बिलोंग कर रहे हैं। तो देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर Q एंड R सच दैट I कैन बी रिटन एज MQ प्लस R, राइट, वेयर R इज़ अ रिमाइंडर, और जो रिमाइंडर होता है हमेशा डिवाइजर से लेस होता है या जीरो के इक्वल होता है, ये आप लोग जानते हैं पहले से ही। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूफ हो गई। अब यहाँ से आप देखिए, हम A टू दी पावर I की वैल्यू होगी A टू दी पावर MQ प्लस R। नाउ सिंस A टू दी पावर M हमारा H में था और H क्योंकि सब ग्रुप है, तो A टू दी पावर M इंटू Q कहाँ बिलोंग करेगा, H में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर कोई एलिमेंट H में और H सब ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी जो है H में बिलोंग करेगा। बस अब आप क्या कीजिए, A टू दी पावर माइनस MQ की कंपोजिशन इस इक्वेशन में दोनों तरफ कर लीजिए। तो लेफ्ट में तो आ जाएगा A टू दी पावर I माइनस MQ, और राइट में चले जाएगा A टू दी पावर R। अब लेफ्ट वाले एलिमेंट पे फोकस कीजिए आप। A टू दी पावर I H में था, A टू दी पावर माइनस MQ H में था, तो A टू दी पावर I माइनस MQ कहाँ होगा, H में, बिकॉज H इज अ सब ग्रुप। तो दिस इम्प्लाइज, सिंस हम ये लिखेंगे A टू दी पावर माइनस MQ बिलोंग्स टू H, सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम हेयर A टू दी पावर R बिलोंग्स टू H। बट आप देखोगे A टू दी पावर R, और R किससे लेस था, M से। सो R इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज लेस देन M, सच दैट A टू दी पावर R बिलोंगिंग टू H।
सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर अजम्पशन, जहाँ हमने ये कहा था कि m एक लीस्ट इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, e टू द पावर m जो है h में बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। सो हम लोग यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कह रहे थे कि भाई ठीक है r 0 और m के बिटवीन है, ये गलत है, r को 0 होना पड़ेगा। सो इफ़ r इज 0 देन e टू द पावर I इज e टू द पावर mq, या इट कुड बी रिटन एज e टू द पावर m टू द पावर q। तो कुल मिला के e टू द पावर I जो है e टू द पावर m की पावर q के इक्वल है। सो e टू द पावर I को किसने जनरेट कर लिया, e टू द पावर m ने। तो हेंस क्योंकि हमने कहा था e टू द पावर I एक टिपिकल एलिमेंट था h का, तो हम लोग यहाँ से जनरलाइज कर सकते हैं कि h के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो e टू द पावर m से जनरेट हो रहे हैं, हेंस हम ये कहेंगे h इज साइक्लिक। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो भी साइक्लिक होते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी होगी वो होगी कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको सब ग्रुप और कॉसेट्स का पहला लेक्चर दिया था, उसमें मैंने कहा था कि लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं होता है इन जनरल, बट जहाँ पर साइक्लिक ग्रुप आते हैं हमारे पास वहाँ पे लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स भी जो है एग्जिस्ट करते हैं। तो ये है कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम। इन साइक्लिक ग्रुप, राइट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि लैग्रांज थ्योरम क्या हुआ करती थी। तो लैग्रांज थ्योरम में हमने ये कहा था कि जो भी सब ग्रुप होते हैं उनके ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, बशर्ते जो ग्रुप हमें गिवन है वो फाइनाइट ऑर्डर का हो। बट हमने कहा था कि कन्वर्स ट्रू नहीं होता है, मतलब अगर हमारे पास जैसे ग्रुप का ऑर्डर गिवन है और उसका एक फैक्टर हमें पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस फैक्टर के ऑर्डर का कोई सब ग्रुप उस ग्रुप का एग्जिस्ट करे। बट अगर ग्रुप जो हमारे पास गिवन है वो साइक्लिक है और उसके ऑर्डर का एक फैक्टर हमें गिवन है, तो डेफिनेटली उसका एक सब ग्रुप भी उस ऑर्डर का होगा ही होगा। तो यही चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो थ्योरम पहले मैं लिख देता हूँ। थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि इफ़ G इज साइक्लिक ऑफ ऑर्डर, लेट्स से हम कहते हैं n, राइट, एंड d डिवाइड्स n, d एक इंटीजर है जो n को डिवाइड करते हैं, दिस इंप्लाइज G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर d, राइट। तो मैंने शॉर्टकट में थ्योरम को लिख दिया है। मीन्स अगर ग्रुप का ऑर्डर n है और साइक्लिक है और d एक नंबर है जो n को डिवाइड कर रहे हैं, तो d का एक यूनिक सब ग्रुप होगा d ऑर्डर का, राइट। तो अब ये प्रूफ कैसे करना है हम लोगों ने देखी। सबसे पहले हम लोग तो ये मानेंगे कि ठीक है, सिंस हम ये कह रहे हैं कि भाई d अगर डिवाइड कर रहे हैं n के, और ऐसे हम लोग कहते हैं कि d अगर 1 है या n है तो रिजल्ट ऑब्वियसली ट्रू होगा, ट्रिवियल सब ग्रुप हमें मिलेंगे, ट्रिवियल रिजल्ट या ट्रिवियल सब ग्रुप्स, तो वो साइक्लिक ही होंगे, तो नथिंग टू प्रूफ। लेकिन अगर हम ये माने कि ठीक है d की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी और n से लेस है, अब इस केस में क्या होगा ये हमें स्टडी करना है। अब हम ये कह रहे थे कि d जो है n को डिवाइड करते हैं, तो n बाई डी को हम लेट कर लेते हैं m के इक्वल से। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा d के, सिंस, और ये मान के हम चलते हैं वह जो हमारा g ग्रुप था वो जनरेट हो रहा था a से। सो a टू दी पावर m का जो ऑर्डर होगा वो d होगा। और ऐसा क्यों हुआ इसके लिए आपको मैंने पहले बताया, सब ग्रुप और कॉसेट का जो लेक्चर नंबर 2 था वहाँ हमने एक थ्योरम प्रूफ की थी। थ्योरम क्या थी कि ऑर्डर ऑफ a टू दी पावर m होता है ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a विद m, राइट। तो
होप आपको याद होगा, इसी से हम लोग ये करेंगे। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि G हैज़ अ सब ग्रुप, लेट्स से H, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ H एक तो D है और दूसरा जो ये H है ये किससे जनरेट हुआ, a⁻m से जनरेट हुआ। तो थ्योरम का पहला पार्ट तो हमने प्रूफ कर दिया, जिसमें हमें ये दिखाना था कि D अगर n को डिवाइड कर रहे हैं तो D ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप होगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि D ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप तो है ही इसमें। अब हमने ये प्रूफ करना है यूनिक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है यूनिक होगा, मतलब ऐसे दो सब ग्रुप नहीं हो सकते। तो अब हम लोग इसको यूनिकनेस को कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यूनिकनेस पार्ट आता है हमारा यहाँ पर, राइट। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम ऐसा करते हैं, एक और सब ग्रुप लेते हैं जिसका ऑर्डर जो है D और वो भी साइक्लिक है। सो लेट H डैश बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ सब ग्रुप ऑफ G एंड दिस H डैश इज जनरेटेड बाय a⁻ सम इंटीजर s, लेट्स से, राइट। इससे जनरेट हो रहे हैं। और दूसरा ये भी है कि ऑर्डर ऑफ H डैश भी कितना है, D, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो हम दिखाएंगे कि H और H डैश जो है वो अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों सेम है। तो अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल है हमारी, वो हम लोग यूज करेंगे। जैसे a⁻s की पावर अगर मैं D रेज कर दूँ तो रिजल्ट क्या आएगा, a⁻SD, और a⁻SD का क्या मतलब होगा, C, क्योंकि a⁻s से जो है H डैश जनरेट हो रहा था और H डैश का ऑर्डर कितना था, D। तो जब हम किसी भी एलिमेंट की पावर D रखेंगे H डैश में तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के, E के। अब a⁻SD E के इक्वल, और A से कौन जनरेट हो रहा था, G वॉज जनरेटेड बाय A, जिसका ऑर्डर था N। तो यहाँ से हमें ये पता लग गया कि N डिवाइड करेगा SD को। बट यहाँ पे मैंने लिखा है कि n/d m है, तो इसका मतलब n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dm या md। तो ये हो जाएगा md डिवाइड्स sd। तो इसको फर्दर आप ऐसा भी लिख सकते हैं m डिवाइड s। तो m इंटीजर जो है वो s को डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्दर हमारे पास क्या हो जाएगा, वो साइक्लिक सब ग्रुप जो a⁻s से जनरेट होता है सब ग्रुप बन जाएगा उस साइक्लिक सब ग्रुप के जो a⁻m से जनरेट होते हैं, राइट। सिंपल सा ये रिजल्ट था। बट हम कह रहे हैं भाई ठीक है, a⁻s से जो जनरेट हुआ सब ग्रुप H डैश उसका ऑर्डर D है, a⁻m से जो सब ग्रुप जनरेट हुआ था H, उसका ऑर्डर भी हमारे पास D था। दोनों ही सब ग्रुप का ऑर्डर D है और हम लिख रहे हैं कि a⁻s से जो जनरेट हुआ, तो इसका मतलब जो H डैश था हमारा वो सब ग्रुप बन गया H के, बट दोनों के ऑर्डर सेम है, तो H डैश जो है आइडेंटिकल हो गया H के। तो जो H और H डैश हैं वो दोनों डिफरेंट नहीं है, बल्कि दोनों के दोनों सेम है। इसका मतलब अगर किसी साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर n है और कोई पॉजिटिव इंटीजर D है जो n को डिवाइड कर रहे हैं, तो D ऑर्डर का एक साइक्लिक सब ग्रुप तो G का होगा ही होगा, और वो एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। नेक्स्ट अब हम लोग ऐसा करते हैं, दो साइक्लिक सब ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं ना। सो थ्योरम नंबर 3 ये है हमारी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि लेट H बी अ साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय H एंड K इज अनदर साइक्लिक ग्रुप विच इज जनरेटेड बाय K। फर्दर हम ये मान के चलते हैं इन दोनों में कि जो ऑर्डर ऑफ H है वो हम मानते हैं M एंड ऑर्डर ऑफ K हम लेते हैं N। एंड इसमें एक और कंडीशन ऐड कर लेते हैं कि M और N का जो GCD है वो 1 है, राइट। तो अब हमने यहाँ से ये कहना है, थ्योरम ये कहती है कि जो इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा H क्रॉस K, देन हम यहाँ पे लिखेंगे H क्रॉस K डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H एंड K that will be generated by H comma K, right, and order of H क्रॉस K is Mn, right। तो ये चीज़ हमें यहाँ से प्रूफ करनी है। तो हम सिंपल सा प्रूफ है इसका, देखिए हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले H K की पावर Mn रेज करते हैं
तो ये होगा h की पावर mn, पहले कंपोनेंट की पावर mn, दैट इज h टू द पावर mn, फिर दूसरे कंपोनेंट की पावर भी mn हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको लेक्चर दिया था डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स में, उसमें मैंने बताया था कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में बाइनरी ऑपरेशन कैसे होल्ड करते हैं, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी h जो है इसका ऑर्डर था m, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आइडेंटिटी ऑफ h, इसको e मान लेते हैं, और ये भी k टू द पावर mn था और k वाले का ऑर्डर था n हमारे पास, तो ये k की आइडेंटिटी दे देगा, इसको हम e डैश मान लेते हैं, राइट। तो ये आ गया e कॉमा e डैश। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लेट कर देते हैं, अगर शुरू में जैसे हम लोग ये कहते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ h के जो है वो d मान लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्योंकि एच के की पावर mn रखने पर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है जो कि हमारा h क्रॉस k का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो इसका मतलब ये हुआ सीधे सीधे कि जो d है वो किसको डिवाइड करेगा, mn को डिवाइड करेगा। तो पहली क्वेश्चन आप इसको मान लीजिए। सेकेंडली अब आपने क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी मेथड यूज करना है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, e कॉमा ई डैश जो आइडेंटिटी एलिमेंट है h क्रॉस k, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ h एंड k का, इसकी पावर हम लोग d रेस कर देंगे। d क्यों रेस करेंगे मैं बताता हूँ आपको, मीन्स एच के की पावर d हम रेस कर देंगे क्योंकि एच के का ऑर्डर क्या था d, तो ये जो टप्पल था हमारे पास इसका ऑर्डर d है, तो जब इस टप्पल की पावर d रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आइडेंटिटी में। या फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये होगा h टू दी पावर d कॉमा k टू दी पावर d, राइट। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया कि h की पावर d e के इक्वल है और k की पावर d भी e डैश के इक्वल है। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज h टू दी पावर d इज e, k टू दी पावर d इज e डैश, बिकॉज कैपिटल H की आइडेंटिटी e था और कैपिटल K की आइडेंटिटी हम लोग e डैश लिख रहे थे। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया। नाउ h जनरेटेड बाय स्मॉल h, k जनरेटेड बाय स्मॉल k, और h का ऑर्डर था m और k का ऑर्डर था n, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि m किसको डिवाइड करेगा, d को, और यहाँ पे आ जाएगा n डिवाइड d, राइट। बट m और n का GCD 1 दे रखा था, मीन्स m n आर को प्राइम, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास सीधे सीधे कि m इंटू n किसको डिवाइड करेगा, d को, इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आप ध्यान से देखें, d डिवाइड mn डिवाइड d, इसका सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया, mn जो है किसके इक्वल हो जाएगा, d के। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ h कॉमा k क्या हो गया हमारे पास, m इंटू n के। बट m इंटू n जो है वो ऑर्डर ऑफ h क्रॉस k होता है। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि h क्रॉस k में आपको एक एलिमेंट मिल गया जिसका ऑर्डर mn है, तो h क्रॉस k हमारा क्या हो गया, साइक्लिक। तो h क्रॉस k इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर mn, राइट। तो हाँ, तो देन यहाँ पे मेरे तो ये साइक्लिक ग्रुप था जनरेटेड बाय h के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h क्रॉस k इज जनरेटेड बाय h कॉमा k, राइट। इस तरीके से हम लोग प्रूव करेंगे। मतलब क्या होगा कि अगर 2 या 3 आपके पास साइक्लिक ग्रुप दे रखे हैं तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा। अब साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपके काम आएंगे। तो जैसे सबसे पहले तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आता है, या थ्योरम भी हम इसको कह सकते हैं, थ्योरम नंबर 4। हालांकि मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा। जैसे अगर आपके पास 2 साइक्लिक ग्रुप दे रखे हैं सेम ऑर्डर के, तो दे आर ऑलवेज आइसोमॉर्फिक। सो इफ 2 साइक्लिक ग्रुप, बहुत आसान से प्रूफ है इनके, आप इनको खुद भी कर सकते हैं। 2 cyclic groups have same order, so definitely they are finite, then they are isomorphic, they are always isomorphic, right। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा, जितने भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप हैं, चाहे वो फाइनाइट हैं चाहे इनफाइनाइट हैं, वो 2 ग्रुप ऐसे एग्जिस्ट करते हैं साइक्लिक, और जिनके वो आइसोमॉर्फिक होते हैं हमेशा, उनको हम कहते हैं दे आर साइक्लिक ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म। कौन कौन से हैं वो,
तो एज अ रिजल्ट ये थ्योरम है ये हमारे पास फिफ्थ वाली कि जेड प्लस एडिटिव ग्रुप इंटीजर वाला और एक आपके पास जेड एन एडिटिव मॉडुलो एन वाला हमारे पास। तो ये दो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होते हैं जो कि साइक्लिक ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म हम इनको कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप अप टू आइसोमॉर्फिज्म, इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया में जितने भी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स होंगे, चाहे वो फाइनाइट है तो वो जेड एन जो एडिटिव इंटीजर मॉडुलो एन का ग्रुप हमने बनाया था उसके आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर वो साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट है तो वो हमेशा जो है जेड प्लस के आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिनके वो आइसोमॉर्फिक होते हैं साइक्लिक ग्रुप सारे के सारे, और ये खुद भी जो है साइक्लिक ग्रुप्स हैं। चलिए तो हम लोग ऐसा करते हैं, अभी तक के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें ये बोला हमारे पास फाइंड all possible sets of generators of the subgroup of order 3, 4 and 12 of Z12। तो इसका मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ। वो कह रहे हैं कि फाइंड ऑल पॉसिबल जनरेटर्स ऑफ दिस सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 4, 12 ऑफ Z12। मीन Z12 के जो 3, 4 और 12 ऑर्डर के सबग्रुप है उनके जनरेटर्स हमें पता करने हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसा लेट करता हूँ कि जो 3 ऑर्डर का सबग्रुप है उसको H3 मान लेते हैं, जो 4 ऑर्डर का है उसको H4 और जो 12 ऑर्डर का है वो H12। एक्चुअली ये Z12 भी होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, इनके जनरेटर्स पता करने हैं। तो सबसे पहले तो ये नोटिस करना है हमें कि अगर किसी सबग्रुप का ऑर्डर 3 है तो उसके जनरेटर कितने होंगे। तो इसके लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, हम लोग क्या करते हैं 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 मतलब जो 5 फंक्शन है हमारा, तो 5 फंक्शन मीन्स 5 मीन्स होता है वो सारे नंबर्स जो 3 के हैं को प्राइम है। तो ऐसे केवल 2 नंबर हैं 1 और 2, इसका मतलब 5 की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। तो H3 सबग्रुप को जनरेट करने वाले 2 एलिमेंट्स होंगे। ऐसे ही H4 को आप जो है कितने एलिमेंट से जनरेट कर सकते हैं, तो आंसर होगा 5 और 4। इट मीन्स 4 के को प्राइम आपको चेक करते हैं कितने नंबर्स हैं, तो 1 and 3 आर को प्राइम टू 4। इट मीन्स 5, 4 की वैल्यू आ गई 2। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि Z4 को जो जनरेटर्स जनरेट करते हैं ऐसे एलिमेंट 2 होंगे। और H12 की अगर आप बात करें तो इसके लिए आपने 5, 12 करने हैं। तो 12 के को प्राइम कौन से हैं, 1, 5, 7 और 11। 4 नंबर 12 के को प्राइम हैं, तो इसका मतलब जो है Z12 को 4 नंबर जो है जनरेट कर सकते हैं। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वो जनरेटर्स होंगे कौन कौन। तो इसके लिए आपने इस वाले रिजल्ट को यूज करना है। मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ a टू द पावर m किसके इक्वल होते हैं, ऑर्डर ऑफ a ओवर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ a विद m। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a मीन्स a से जो जनरेट हुआ है साइक्लिक ग्रुप वो है Z12, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ a तो 12 हो जाएगा। अब आपने नोटिस करना है, देखो हमें ये कहना है कि भाई ठीक है हमें H3 को बनाना है, तो ऐसे एलिमेंट पता करने पड़ेंगे जिनका ऑर्डर 3 हो। तो यहाँ से यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए कि 12 और m का जो GCD है वो 12/3 मतलब कि 4 आना चाहिए। तो अब बस आप ऐसे नंबर पता कीजिए 12 से बिलो जिनका 12 के साथ GCD 4 आता है, तो वो नंबर होंगे 4 और 8। इसका मतलब जो ये H3 है ये जनरेट होगा a टू द पावर 4 से एंड a टू द पावर 8 से। तो इसके 2 जनरेटर्स थे, a टू द पावर 4 और a टू द पावर 8। बात करते हैं H4 की। तो H4 के लिए क्या होना चाहिए, 12 और m का जो GCD है वो होना चाहिए 12/4 मतलब कि 3। तो हमें ये चेक करना है 12 से बिलो ऐसे कितने इंटीजर हैं जिनका 12 के साथ GCD 3 आता है। तो आप देखोगे वो नंबर है 3 and 9। इसका मतलब ये हुआ कि H4 को जनरेट करेंगे a टू द पावर 3 एंड a टू द पावर 9, राइट, 2 जनरेटर।
लास्ट में हमारे पास आते हैं H12 या Z12। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे नंबर ढूंढने हैं 12 से बिलो जिनका 12 के साथ GCD जो है 12/12 दैट इज़ 1 हो। तो वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास 1, 5, 7 और 11। तो इसका मतलब जो H12 है ये जनरेट हुआ 8 से या e⁻5 से या e⁻7 से या फिर e⁻11 से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ऑल पॉसिबल जनरेटर्स पता कर लिए हैं इन ऑर्डर्स के सारे के सारे। तो इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन आप लोग खुद से भी कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ये कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप सच दैट ईच ऑफ इट्स प्रॉपर सब ग्रुप इज साइक्लिक। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप each of its subgroup is cyclic, right? तो मैं ऐसा करता हूँ, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन एबिलियन ग्रुप ईच ऑफ इट्स सब ग्रुप इज साइक्लिक, राइट। तो हमें ये ऐसे नॉन एबिलियन सब ग्रुप का एग्जांपल देना है जिसके सारे के सारे सब ग्रुप जो हैं वो साइक्लिक हैं। तो इसका एक ही एग्जांपल है हमारे पास, वो है क्वाटर्नियन ग्रुप। प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्वाटर्नियन ग्रुप को भी आपको समझाया हुआ है कि 8 ऑर्डर का ऐसा ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर तो इस टाइप का हो, मीन्स इस टाइप के सिम्बॉलिक एलिमेंट उसमें होंगे, हाइवर ये कुछ खास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं, तब जाके एक क्वाटर्नियन ग्रुप बनता है। ये केवल उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें ये तो पता है ये नॉन एबिलियन है, देखते हैं इसके जो साइक्लिक सब ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो हमारे पास आएगा इसका जिसमें केवल आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, तो आपको पता है ये 1 से जनरेट होगा। दूसरा आपके पास आएगा जिसमें +-1 होगा, तो ये जनरेट होगा -1 से। तीसरा सब ग्रुप आप बना सकते हैं +-1 + आयोटा, तो ये जनरेट होगा + आयोटा से, मीन्स प्लस आयोटा से भी जनरेट होगा और माइनस आयोटा से भी जनरेट होगा। ऐसे ही चौथा जो सब ग्रुप होगा इसका साइक्लिक वो होगा +-i एंड +-j, और ये जनरेट होगा +-j से। फिर हमारे पास जो इसका 5th साइक्लिक सब ग्रुप होगा वो होगा +-1 +-k, और ये जनरेट होगा +-k से, राइट। तो 5 इसके ऐसे सब ग्रुप हैं जो कि साइक्लिक हैं, और खुद जो Q8 है क्वाटर्नियन ग्रुप वो नॉन एबिलियन है। तो ये एग्जाम्पल आपने याद रखना है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है। क्वेश्चन ये था हमारा कि फाइंड ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S3 ऑनटू ए नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप। तो हमें ऑनटू होमोमॉर्फिज्म पता करनी है नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप में फ्रॉम S3। तो हमारे पास जो नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप हैं वो कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आप ये एक चीज़ नोट कीजिए, अगर आप S3 से कोई होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं तो किस किस में डिफाइन कर सकते हैं आप लोग। तो इसका ऑर्डर जो है हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ S3 जो है वो आता है 6, राइट। तो ये परम्यूटेशन ग्रुप है 3 सिंबल में, जिसमें एलिमेंट हो जाएंगे 6। तो डेफिनेटली हमें पता था कि अगर हम लोग होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें होता क्या है कि अगर अगर के पास होमोमॉर्फिज्म है एक ग्रुप G से दूसरे ग्रुप G' में, तो एक एलिमेंट अगर A मैप हो रहा है फाई A में, तो जो ऑर्डर ऑफ फाई A होगा वो हमेशा डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को, राइट। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने हैं। इसका मतलब अगर S3 से आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर रहे हैं तो किस किस में डिफाइन कर सकते हैं आप लोग, जो कि 6 के मल्टीपल हैं।
और वो दूसरे साइक्लिक भी होने चाहिए, तो या तो वो Z3 में Z6 में डिफाइन होगा, या फिर Z3 में, या फिर Z2 में ही डिफाइन होंगे। लेकिन अब हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में वो होमोमॉर्फिज्म होंगे क्या। तो सबसे पहले हम नोटिस करते हैं S3 से लेकर Z6 में, पहला पार्ट ये है। तो 5 S3 से हमने डिफाइन किया है Z6 में, देखते हैं कि कौन सी होमोमॉर्फिज्म एक्चुअली एग्जिस्ट करेगी। अब आपने नोटिस करना है कि जो S3 है ये तो हमारे पास नॉन एबिलियन है, और जो ये हमारा Z6 है ये एबिलियन है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ, और दोनों के ऑर्डर 6 है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसने ऑन टू कहा था हमारे पास। बट नॉन एबिलियन से एबिलियन में कोई भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं एग्जिस्ट करती है, तो हेंस ये होमोमॉर्फिज्म भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो नो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म। नॉन जीरो का मतलब एक होमोमॉर्फिज्म तो हमेशा होते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, जिसमें क्या होगा कि S3 का कोई भी एलिमेंट हमेशा Z6 के 0 एलिमेंट में चले जाएगा या आइडेंटिटी एलिमेंट में चले जाएगा, ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। लेकिन नॉन जीरो वाली कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, इस वजह से जो प्रॉपर्टी मैंने आपको अभी बताई थी। अब हम सेकेंडली ऐसा करते हैं, अब हम लोग सेकेंडली जो है S3 से Z3 में बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा है, सपोज ये होमोमॉर्फिज्म है S3 से Z3 में, तो चेक करते हैं कि क्या कोई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म भी होगी इसमें। तो अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो ऑर्डर ऑफ ए होगा, इमेज ऑफ ए था जो, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ ए को डिवाइड करेगा। तो अगर आप S3 में कोई एक एलिमेंट लेते हैं जिसका ऑर्डर 2 है और वो Z3 में मैप हो रहा है, तो उस मैप वाले एलिमेंट को दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने हैं। एक तो उसको Z3 के ऑर्डर को डिवाइड करना, मीन 3 को डिवाइड करना है, और एक उसको S3 में अपने प्री इमेज के ऑर्डर को डिवाइड करना है, और प्री इमेज का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जितने भी S3 के 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो हमेशा Z3 के 0 एलिमेंट में मैप होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट में वो कभी मैप नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे नो नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे भी। तो केवल एक ही होमोमॉर्फिज्म है जब फाई ए इक्वल्स टू क्या होगा, 0 एलिमेंट होगा। तो S3 से Z3 में भी हमने देख लिया है कि कोई भी ऐसी नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बात करते हैं थर्ड वाले की, जिसमें हम ये कहते हैं कि सपोज कोई होमोमॉर्फिज्म है S3 से लेकर Z2 में, तो इसमें आप लोग एक नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले आप S3 का स्ट्रक्चर देखें। S3 में जो एलिमेंट होंगे वो होंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर, फिर होगा B ए बी एंड देन ए स्क्वायर बी। तो ये S3 के एलिमेंट है। अब अगर हम मैप ऐसे डिफाइन करें कि फाई ऑफ ए गोज़ टू 1 और फाई ऑफ बी गोज़ टू 0, तो ये जो मैप होगी इसको आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, ये होमोमॉर्फिज्म है। तो केवल ये एक नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करते हैं S3 से Z2 में। तो ये अच्छा एग्जांपल था जिसमें हमने जो है S3 से लेकर नॉन ट्रिवियल साइक्लिक ग्रुप थे जो, उनमें होमोमॉर्फिज्म को काउंट किया। तो हमने ये पाया कि S3 से Z6 में कोई नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म नहीं है, ना तो Z3 में है, केवल Z2 में एक नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नए लेक्चर में, तब तक एंजॉय कीजिए। ओके।